हेलो। एक बार चेक कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग अगर चालू हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग अपना जो पहला चैप्टर है टेंजेंट नॉर्मल का वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हो गया है। उसमें थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं वो अपन आज देख रहे हैं, ठीक है ना। उसमें जैसे कि हम लोगों ने अभी तक होपफुली एंगल बिटवीन टू कर्व, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये सब सब कुछ देख लिया है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये सब के बारे में बताया भी था कि इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और आगे चल के जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होंगे चैप्टर, ठीक है ना, तब इन सब चीज़ों की यूजेस जो हैं काफ़ी आएंगे। उस समय तक आप फिर से भूल जाओगे, तो उस समय के बाद फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का कस जो है वो भारी हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रख पाए तो अच्छी बात है, या नोट कर ले तो बहुत अच्छी बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी चालू होने वाला हो उससे पहले ये सब जो टर्म्स हैं उनको एक बार जरूर दोबारा देख लें, ठीक है ना। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप आगे आएगा तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, और वो आपको इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन की तरह काम करेंगे, उसमें आपको और मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो बहुत क्लियर है मेरे ख्याल से क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें एक तो जैसे रेट मेजर करके अपना चैप्टर है, टॉपिक है, तो वो मैं आपको एक बार बतला देता हूँ, ठीक है ना। रेट मेजर कुछ खास नहीं है, इस तरह की चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ते हो, और मेरे ख्याल से इसमें मेरे बतलाने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अभी तक हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते आ रहे थे, अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक दो प्रॉब्लम बस करके दिखा दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे कुछ सिखा इसमें है नहीं दिया। मतलब बस टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। जैसे आप लोगों ने इस तरह के सवाल वन डायमेंशन ये सब में बहुत सारा किया होगा, बट फिर भी अपन कुछ कर देते हैं और बाकी शीट में आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो वहां करके आप एंजॉय कर सकते हो। जैसे पहला सवाल है, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, if the area of the circle increase at a uniform rate, the area of the circle increase at a uniform rate, prove that the rate of increase of the perimeter varies inversely to its radius। ठीक है। कभी कभी अगर ऐसा लगता हो कि होमवर्क होमवर्क कम हो रहा है, या कुछ लग रहा है कि नहीं, ऐसा फील आ रहा हो कि थोड़ा बहुत कम है, तो आप जैसे अब इन सब चैप्टर्स के चाहो तो साथ ही साथ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस भी करते जाओगे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी का लोड भी लास्ट तक में बहुत कम लगने लगेगा। वैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सफिशियंट है, एनसीईआरटी नहीं भी करोगे तब भी ये सब क्वेश्चंस करने के बाद हो जाता है। लेकिन फिर भी एक टेस्ट हो, क्योंकि क्या होता है, कुछ नहीं किया रहता है, बुक नहीं देखी रहती है, तो जैसे डर लगा रहता है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा भी समय मिले तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स करते रहना। नहीं तो बाद में जब खत्म होता है तो फिर हम वो सारी चीज़ें बोर्ड में करते हैं, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बट फिर भी मेरा आपको बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि बढ़िया रिकमेंडेशन यही रहेगा कि एनसीईआरटी भी इसके साथ साथ आप फिनिश करते जाओ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि अभी तक जैसे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आता था तो कंटिन्यूटी में इतना कोई लेवल का भी सवाल नहीं आता था। लेकिन हाँ, अब जो एप्लीकेशन, हाँ, एमओडी वाले भी चाहो तो तुम एक्सरसाइजेस कर सकते हो, मतलब एमओडी वाले भी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। बोलना रह गया होगा, लेकिन एमओडी वाले एक्सरसाइजेस भी अब आप कर सकते हो, ठीक है ना। और एओडी भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, तो साथ ही साथ उसको भी फिनिश करते जा सकते हो। ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर ईमानदारी से करो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो दैट इज़ अ जस्ट जेन्युइन एडवाइस, रेस्ट इज अप टू यू। तो हम लोग ने एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट, और मतलब क्या है एरिया ऑफ सर्कल, क्या है मतलब, है तो वैसे टफ चीज़, लेकिन फिर भी क्या है, पाई आर स्क्वायर ही तो है, आर रेडियस अगर है तो क्या। फिर बोल रहा है कि इसका जो एरिया है दैट इंक्रीजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट, तो व्हाट शुड आई से कि डी ए अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं वही भी बता रहा था। पाई को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो अलग बात है, बाकी टू पाई आर डी आर बाई डी टी कॉन्स्टेंट की तरह होगा, पाई ट्रीट। और ये बोल रहा है कि कांस्टेंट है, ये कह रहा है, मैंने नहीं कहा, सवाल कह रहा है कि द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट। अगर आपने सॉल्व नहीं किया हो तो एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, टू पाई आर ही तो होता है। क्या होता है टू पाई आर, तो इसके बारे में बोला कि इन्वर्सली
टू इट्स रेडियस। तो dp अपॉन dt अगर लिखोगे आप, सोचना तो क्या होगा, 2 पाई dr अपॉन dt निकल जाएगा क्या, dr अपॉन dt पहला इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन से अगर dr अपॉन dt निकालोगे तो मेरे ख्याल से k अपॉन 2 पाई आर, k अपॉन 2 पाई आर, k कांस्टेंट है दोस्त, तो क्या हो गया k अपॉन r। तो इसी को तो कहते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो इतना ही है, कुछ खास नहीं, ठीक है ना। हेंस प्रूफ लिख लेना इसके आगे, अगर ज़्यादा कठिन जा रहा होगा तो। अगले सवाल में मूव करते हैं। अगला सवाल और भी सिंपल है, ऐसे ही सवाल होते हैं इसमें, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। शीट में भी सवाल हो गया, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप, और बाकी सॉल्यूशंस तो मिलते ही हैं, नहीं तो सॉल्यूशंस देख लेना, और तो क्या। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, if the side of an equilateral triangle increases, मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी करने के चक्कर में बचा हुआ होमवर्क छोड़ देना। मैं कह रहा हूँ कि आप पहले होमवर्क वगैरह सब करके और थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, आधा घंटा या 1 घंटा एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है ना। और हर रोज जो है मैथ्स का थोड़ा थोड़ा काम करते जाइए, एंड यू विल सी कि बहुत आसानी से होता जाएगा। और कोशिश कीजिए कि रिसेंट, जैसे अब हम टेंजेंट नॉर्मल कर रहे हैं, तो पहले टेंजेंट नॉर्मल ही कीजिए, ज़्यादा बेटर है। 11th में इसलिए नहीं करवाते थे कि 11th वाले टॉपिक्स आते नहीं, हाँ, लेकिन 11th वाले के मैट्रिसेस मैंने बोला भी था, जिन बच्चे जो मैंने पढ़ाया था उनको मैंने बोला भी था कि मैट्रिसेस जो है उसकी एनसीईआरटी मैंने करवाई भी थी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीजेज, if the side of an equilateral triangle increases at the rate of, if the side of an equilateral triangle increases at the rate of root 3 centimeter per second, at the rate of root 3 centimeter per second, and area increase, and area increase at the rate of 12 centimeter square per second, right? Then find the side of equilateral triangle, then find the side of equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड बताना है, तो देखो कितना सिंपल है, नहीं, हाँ, मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आता है जिन बच्चों को, उनको तो होगा प्रॉब्लम थोड़ा सा, बट देखना ये हो गया। मतलब ऑफ कोर्स आप पॉज कीजिएगा, ठीक है ना, सॉल्व करके, यानी कि सॉल्यूशन भी साथ ही साथ देख लिया, तो आप पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। एरिया दिया हुआ रूट अंडर 3/4 ए स्क्वायर, तो ऑब्वियस है डी ए अपॉन डी टी कितना हो जाएगा दोस्त, रूट 3/2। पॉज कर लो, पॉज कर लो, पॉज नहीं कर पाए तुम, जल्दी करो। और इधर आ जाएगा 2a da/dt, तो हम लोग बोल रहे हैं कि 4 है और 2 है, तो कट के इधर 2 आ जाएगा, नहीं, मैंने तो इसे पहले ही काट दिया था। अब बोल रहे हैं क्या कि साइड जो है वो रूट 3, और जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया है ना, एरिया इंक्रीज, तो da/dt हो गया 12 दोस्त, और इक्वल टू रूट 3/2 इंटू ए इंटू रूट 3। तो मेरे ख्याल से ए की वैल्यू शायद 8 आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर से, नहीं यही होगा, ठीक है। अगले सवाल में मूव करते हैं, फिर से होल्ड कर लीजिएगा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि अभी होल्ड कर लीजिए। हाँ, द हाइट, देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि चलना चल तो रहा है। द हाइट h ऑफ ए right, the height h of a right circular cone is of a right circular cone is 20 centimeter and is decreasing at the rate of, and decreasing at the rate of 4 centimeter per second, at the same time the radius r is 10 centimeter and is increasing
at the rate of 2 centimeter per second. Find the rate of change of volume. देखो क्वेश्चन ही इतना बड़ा हो गया. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. तो पॉज कर लीजिएगा, आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ. द हाइट h ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस मच 20 और बोल रहा है कि एंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -4. तो ठीक है, तो वॉल्यूम के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या होता है राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम? π/3 कुछ ऐसा ही होता है ना शायद, r²h यही होता होगा मेरे ख्याल से. अब इसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, तो dv/dt पता नहीं सही है नहीं, देख लेना एक बार. तो π/3 तो कॉमन हो गया, h का लिखोगे तो r² dh/dti हो, और फिर r² का लिखोगे तो मेरे ख्याल से 2r तो आएगा ही, और dr/dt ये रहेगा शायद. प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना. तो हम लोग बोलेंगे जो dv/dt है दोस्त, क्या हो गया, π/3 तो हो ही गया. अंदर का माहौल देखो, अंदर का माहौल नहीं, अंदर का माहौल क्या था, π/3 r², r कितना दिया होता है रेडियस, r 10 सेंटीमीटर, तो 10² हो गया. और dh/dt तो हाइट तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना शायद, तो -4 हो गया नहीं. तो मेरे ख्याल से ये हो गया 10² तो 100 और इंटू -4 आई हो, प्लस 2rs था तो 2 इंटू 10 और h कितना था इंटू 20 और इंटू dr/dt. dr/dt क्या था दोस्त, 2 है 2 है, एक मिनट है, लिखा तो 2 ही है इंटू 2. तो अब देख लेते हैं क्या है. तो ये हो गया π/3, ये हो गया ये माइनस समझ में है ना, डिक्रीजिंग इसलिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 800, ठीक है ना. तो दिस इज गोइंग टू बी 400 π/3. तो ऐसे इलस्ट्रेशंस आपको रेट मेजर में और भी मिल जाएंगे, ठीक है ना. तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, तो आप उसको कर लीजिएगा. आगे एक टॉपिक है जो बोर्ड से रिलेट करता है, सिंपल सा है. बोर्ड का ध्यान रखना, मेंस और एडवांस में नहीं आता है. मेंस में अगर आ गया तो अलग बात है, फिर देख लेना, बाकी एडवांस में तो नहीं आता. बट ये टॉपिक है सोली बोर्ड का ही, ठीक है ना. इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशन. पहले हम अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे, डिफरेंशियल वाला हम लोग बाद में देखेंगे. जैसे आपने 11th में भी देखा होगा कुछ ऐसा सवाल जिसमें हम लोग को अप्रोक्सीमेशन भिड़ाना पड़ता था, याद आ रहा है कुछ, बाइनोमियल बाइनोमियल में मैंने बताया था थोड़ा बहुत नहीं. जैसे मान लो कि हम लोग को निकालना है फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √101. अब बोलोगे सर कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, तो ठीक है भाई, बोर्ड वाले देख लेंगे तुझे. तो √101, तो बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 100 + 1 की पावर हाफ, 100 बाहर निकाल लेंगे. मतलब बहुत सारे, मतलब जरूरी नहीं कि सब, ठीक है ना. बहुत सारे तो यही सोचते रहेंगे सब क्या होता है, कैलकुलेटर तो बेस्ट है. और फिर इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करके काम कर सकते हैं, समझ में आएगा. जैसे ही आपने इसको बाइनोमियली एक्सपेंड किया तो आप देख सकते हो ना कि टर्म बाई टर्म इस चीज़ को जो है, नहीं ये जो भी आपका है एक्सप्रेशन, इसको टर्म बाई टर्म आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो. इस पूरी चीज़ को टर्म बाई टर्म ओपन करके देख सकते हो और ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा. लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, कि नंबर आपको 0 मिलेंगे. ये 11th का कॉन्सेप्ट है, 11th का टॉपिक है, ऐसे किया तो गए नहीं. यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 12th के हिसाब से काम करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलस के हिसाब से जाना पड़ेगा. कैलकुलस के हिसाब से कैसे जाते हैं वो मैं बतलाता हूँ, ठीक है ना. बहुत सिंपल है, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, वर्ड खुद ही है क्या, अप्रोक्सीमेशन. जैसे मान लीजिए एक कर्व है लाइक दिस, ठीक है, और हम उसके किसी पॉइंट x, y पे, और जैसे जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में ही बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया था कि x को चेंज कर दिया डेल्टा x से और y को चेंज कर दिया किससे, डेल्टा y से. और ये डेल्टा x डेल्टा y हम मान लेते हैं छोटा है, ठीक है ना. अब बोर्ड मानेगा नहीं मानेगा उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं कि हम अपने एंड से कि छोटा है, अप्रोक्सीमेशन खेल रहे हैं. और इस तरीके से कोई एक हमने सेकेंड बना लिया, ठीक है ना.
जैसे ही डेल्टा एक्स डेल्टा वाई छोटा होगा, सोचना ध्यान से, डेल्टा वाई एक्स डेल्टा वाई छोटा होगा, जैसे कि अभी तो हम इसका स्लोप लिख रहे हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। सुनते रहना वीडियो को ध्यान से, ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लेना। हेलो, इसका स्लोप क्या हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सोच के देखो। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। मतलब अगर ये छोटा होगा तो ये जो सीकेंट होगा, ये समझ में आ रहा है, ये पॉइंट नेक्स्ट टू दिस होगा तो उसी को तो हम डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं ना, व्हेन डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग जीरो। वो समझ लो एक तरीके से कि आइडियल केस में जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो तो एफ डैश एक्स आता है। अभी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अभी प्रैक्टिकल केस में चल रहे हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये दोनों हम यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, मैं लिख के दिखा भी रहा हूँ, लेकिन बोर्ड में आपको ऐसे सिंबल नहीं यूज करने हैं, आप तो इक्वल टू यूज करके अप्रोक्सीमेट लिख देना कि द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज दिस। समझ में आएगा? तो बोर्ड के हिसाब किताब का है, उसी के हिसाब से किताब से सोचना, ज्यादा दिमाग लगाओगे जाओगे, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं कर सकते अपन। तो जैसा बोर्ड में बोलता है वैसा करेंगे, ठीक है। तो मान लेकिन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, उससे मुझे पता है ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये अपन को अप्रोक्सीमेशन करते वक्त ही सोचना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें क्या होंगी, सेम। जहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को स्मॉल मान रखा है, आपके हिसाब से मान रखा है, किसी को लग रहा है सर यहाँ पे डेल्टा एक्स 1 हो जाएगा डेल्टा वाई 1 हो जाएगा तो सर ये स्मॉल थोड़ी हुआ, तो आप भी सही कह रहे हो। हम जो एफ डैश एक्स में बात करते हैं वो अलग चीज की बात करते हैं, वो हम बहुत 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 स्मॉल की बात करते हैं, अभी हम स्मॉल की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप बातों में मत फंसिए, आप तो बस मुद्दे की बात समझिए कि हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, दिस इज द सीकेंट का स्लोप, और हम लोग बोल रहे हैं एक्स कॉमा वाई पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और फॉर स्मॉल डेल्टा एक्स डेल्टा वाई हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, बराबर। बस इतना ही समझिएगा, यही वर्किंग रूल होगा। अब बोलोगे सर डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, तो ये बतलाया हुआ है मेरा वैसे तो, बट ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको नहीं पता होगा, नहीं मतलब सिर्फ वीडियो पढ़ा होगा, मतलब देखा होगा टाइप, याद हो तो ऐसा लिखते थे अपन, याद करो कि इनपुट बढ़ाया डेल्टा एक्स से, आउटपुट बढ़ा डेल्टा वाई से, तो एक नया पॉइंट ये आया, घटा घटा के सब बताया हुआ मेरा। डेल्टा वाई क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, यही हुआ। और अपॉन क्या हो गया, इधर डेल्टा एक्स कर दिया, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था, बताया था। इसी के आगे लिमिट लेके हम लोगों ने उसको एफ डैश एक्स बनाया था, बट हम लोग बोल रहे हैं कि हम इसको अप्रोक्सीमेटली कितना बोल रहे हैं, एफ डैश एक्स के बारे अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक फील आ गया कि एक फॉर्मूला आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस क्या बोलते हो, डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये वर्किंग रूल होगा इस अप्रोक्सीमेशन का। अभी जैसे कोई बोलता है कि रूट अंडर 101 को अप्रोक्सीमेट करना है, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि व्हाट इज द फंक्शन एफ एक्स यू आर गोइंग टू सेलेक्ट। अब बोले कि सर मैं ई की पावर एक्स ले लेता हूँ, तो भाई देख ले कैसे जिंदगी जीनी है तुझे, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि जो सुटेबल फंक्शन यहाँ पे होगा इसके लिए, दैट इज गोइंग टू बी रूट अंडर एक्स। आई होप मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे समझते होंगे इस बात को। एक्स एक वैल्यू होगी और एक वैल्यू डेल्टा एक्स होगी, क्योंकि हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को रूट अंडर 101 के बराबर मानते हुए चल रहे हैं। मतलब मैं किसकी वैल्यू निकालने वाला हूँ, एफ ऑफ 101 की। सोचते रहना बस, ऐसे क्वेश्चंस आपको भी मिलेंगे सीट में, तो आप एक दो सवाल पे हाथ साफ कर लेना। तो हम लोग बोले कि हम एफ ऑफ 101 निकालना चाहते हैं बेसिकली अप्रोक्सीमेट, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में ये जो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पूरा है वो पूरा 101 है। तो अब आपको एक्स और डेल्टा एक्स का सोचना पड़ेगा। आपको बोले कि सर डेल्टा एक्स मैंने 2 ले लिया और एक्स सर मैंने 99 ले लिया, तो देखो बेटा तुम क्या करने वाले हो, तुम एफ ऑफ 99 यहाँ से निकालने वाले हो। देखते रहना इस कर्सर को, एफ ऑफ 99 के लिए फिर से अप्रोक्सीमेशन लगेगा। तो आप अप्रोक्सीमेशन के लूप में मत घुस जाइए कि हम सर ऐसा एक्स और डेल्टा एक्स ले लिए कि सर हम उसमें और अप्रोक्सीमेट कर। तो यानी कि कॉमन सेंस से आदमी क्या सोचेगा कि एक्स क्या लेना चाहिए, बोलो बोलो, तुम लोगों को समझ में आ गया मेरे ख्याल से। एक्स क्या लेना चाहिए, एक्स लेना चाहिए 100 और डेल्टा एक्स क्या लेना चाहिए 1। तो अलग है कि ये लेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि अब एफ ऑफ 100 इसको अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत नहीं है, 10 प्लस डेल्टा एक्स इज 1, इसी तरीके से सोचना होगा। और एफ डैश एक्स कितना आ गया, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, है कि नहीं। और अगर आप x इक्वल टू 100 पे निकालोगे, क्योंकि हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, ऑब्वियस है x की वैल्यू तो हमने क्या ली है 100, तो ऑब्वियस है यहाँ रखेंगे तो 1 अपॉन 20। तो ऑफ कोर्स हम लोग बोलेंगे कि शायद 10.05, यानी कि रूट अंडर 101 जो बोर्ड में आपको निकाल के दिखलाना होगा वो शायद 10 पॉइंट क्या हो जाएगा 05 ही आएगा ना दोस्त, 0.510 और चला, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन का काम करना है, समझ में आ गया। जो मेन फॉर्मूला होगा अप्रोक्सीमेशन के लिए वो ये होगा। डिफरेंशियल के लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मेरे ख्याल समझ में आ गया, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ढंग से इसको। और डिफरेंशियल में कुछ नहीं है,
डिफरेंशियल सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं कि इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन एक्यूट ट्रायंगल ABC, इफ साइड्स, ज्यादा चला गया लगता है, इन एक्यूट ट्रायंगल ABC if sides small a small b constants, ठीक है, and base angles कैपिटल A एंड कैपिटल B वैरी, ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना, देन प्रूव दैट, ये जो अब लिख रहा हूं ये हो गया, इसको पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑफ A। जैसे अभी हम dy बाई dx बोलते थे, डेरिवेटिव, ठीक है ना, अब हम dA बोल रहे हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा 5 सेकंड में आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, और इसका मेन यूज जो है हम इंटीग्रेशन में करेंगे। आपने देखा भी होगा हर जगह dx 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 लिख देते हैं, मन करता है r आगे लगा के उड़ा दे, नहीं r dx बन जाए, देख लेना। तो हम लोग लिखे dA अपॉन दिस, तो dx जो अपन बोलते हैं ना दैट इज डिफरेंशियल, ठीक है ना, उसी को डिफरेंशियल बोलते हैं। तो अभी ये डिफरेंशियल वाला टॉपिक देख रहे हैं, जैसे मान लो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो अभी तक हमारे लिए dy बाई dx जो था दैट वाज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर, मतलब dy dx का हम लोगों ने अलग से कोई मीनिंग डिफाइन नहीं किया था, हमने dy और dx का अलग से कोई मीनिंग डिफाइन नहीं किया था, अभी तक पूरा जो ऑपरेटेड dy बाई dx था इसका मीनिंग था, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि dy के साथ एक मीनिंग एसोसिएट कर रहे हैं, इसको पहली चीज समझना, इसको हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, डिफरेंशियल ऑफ y। कुछ नहीं समझ में आए वीडियो को 10 बार देखें, 50 बार देखें, यही से समझ में आएगा जो भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अलावा कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो हम लोग कि अभी तक जो dy बाई dx था दैट वाज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोग को क्लियर था कि भाई ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है फलाना ढिमकाना, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि dy और dx का एक अलग से मीनिंग एसोसिएट कर रहे हैं। dy को हम लोग कह रहे हैं डिफरेंशियल ऑफ y, एंड हाउ वी आर डिफाइनिंग दिस, वी आर डिफाइनिंग दिस एज प्रोडक्ट, डिफरेंशियल ऑफ y, and how we are defining it, we are defining it as product of, सुनना ध्यान से, we are defining it as product of, बोलोगे सर ये घुमा फिरा के वही लिख रहे हो, तो है वही, लेकिन यहाँ पे हम मीनिंग के साथ लिख रहे हैं, समझ आएंगे, बस इतना ही फर्क है। तो दिस वी आर डिफाइनिंग एज प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x एंड डिफरेंशियल ऑफ x, बस ये। डिफरेंशियल ऑफ y को हम कैसे डिफाइन करते हैं दोस्त, डिफरेंशियल ऑफ y को डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx, y एज अ फंक्शन ऑफ fx की बात कर रहे हैं, समझ में आ गया, y एज अ फंक्शन ऑफ fx की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ y कैसे डिफाइन करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ x, मतलब कुछ खास नहीं, जैसे y इक्वल टू tan x है, अब कोई बोले dy क्या होगा सर, तो कुछ नहीं बाबू, tan x का डेरिवेटिव लिख लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ x, बस यही है। इस dy को आप ऐसे भी लिख दे, अब ऐसे कोई लिख दिया डिफरेंशियल ऑफ tan x, तब ऐसा नहीं कि ये क्या लिख दिया सर, अरे भाई y की जगह tan x रख दिया बस, और कुछ नहीं है, तो फिर सब ऐसे ही लिखेंगे tan x का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ x। अगर कोई बोले कि d ऑफ साइन इनवर्स u क्या होगा सर, यू डिसाइड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर, अब dx मत लिख देना, u का फंक्शन है बे, तो इनटू क्या हो जाएगा d। तो सिंपल है मेरे ख्याल से, बस यहाँ पे एक मीनिंग एसोसिएट करके बताया गया है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। और हम लोग को अब इस क्वेश्चन में ये चीज प्रूव करनी है, राइट। तो अब आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा और फिर इस सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग लेंगे साइन लॉ। अब अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल ABC, देखना ये साइड्स हो गए A और ये साइड्स हो गए B और ये हो गया एंगल A एंगल B, तो साइन लॉ क्या बोलेगा पता नहीं, चुपचाप रहेगा या बोलेगा भगवान जाने, लेकिन बोलेगा कुछ, A अपॉन साइन है, ध्यान रखना स्मॉल a स्मॉल b फिक्स है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि A साइन B इज इक्वल टू B साइन A, एम आई राइट। और जैसे ही डिफरेंशियल लिखोगे तो A तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन B का डिफरेंशियल रिलेशन लिख रहे हैं इसका, तो B इंटू साइन A का डिफरेंशियल। इसमें फालतू की बातें मत पूछना, डिफरेंशियल में जो है बस बतला दिया गया है, उसी को अपन दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना, और फालतू में 3-5 कीजिएगा तो अलग बात है। तो साइन बी का हो जाएगा कॉस बी इंटू डी बी, है कि नहीं, और इधर कितना हो जाएगा
कॉस ए इंटू डी ए। इसी चीज को मैनिपुलेट करके लिख रहा हूं मैं, डी ए अपॉन क्या होगा, ए कॉस बी इक्वल टू डी बी अपॉन क्या होगा बोलना, बी कॉस ए। हम लोग बोले ए कॉस बी इधर चला जाएगा, बी कॉस ए इसके नीचे आ जाएगा, तो ए कॉस बी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी में कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दीजिएगा। खुद से पेन चला के लिख लीजिएगा, जो मैंने बोला है यही आएगा। क्या किया, ए कॉस बी नीचे लेके रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही इधर। इसके आगे देखेंगे आपका हेंस प्रूव हो गया। अब डी बी के नीचे क्या आ रहा है, बी कॉस ए, तो रूट अंडर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को फिर से साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए, ये आ जाएगा। अब देखना, अब हम लोग बोल सकते हैं कि डी ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्या हो गए दोस्त, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। व्हाट इज ए साइन बी बोलना, ए साइन बी इज सेम एज बी साइन ए, तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन बी की जगह इधर बी साइन ए लिख दिया और इधर बी साइन ए की जगह क्या लिख दिया, ए साइन बी, ऐसा ही बस बना दिया गया। अब आप देख लो, ए साइन बी यहां लिखोगे, अब आप प्रीवियस वाला देख लो, फॉर्मूला यही है, यही बोल रहा है, यही प्रूव करने के लिए बोला है, ठीक है ना। कुछ गलती हो गई तो अलग बात है, बट है यही। तो आई होप कि ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो टेंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग होमवर्क में डू योरसेल्फ टेंजेंट नॉर्मल के और इलस्ट्रेशन जरूर कर लें, और एक्सरसाइज 1 डू योरसेल्फ इलस्ट्रेशन टेंजेंट नॉर्मल के एंड एक्सरसाइज 1 टेंजेंट नॉर्मल का, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा और बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कुछ पेंडिंग मत रखिए। तो मिलते हैं फिर अगली बार मोनोटोनिसिटी चालू होगा। क्लास की रिकॉर्डिंग है, 1-2 क्लास की रिकॉर्डिंग बस थोड़ी सी हल्की धुंधली मिलेगी, ठीक है ना, बट थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, सही हो जाएगा। और बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो आपको बिल्कुल सही मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 1-2 लेक्चर का और होगा, शायद 3 लेक्चर मैक्स टू मैक्स, बट उसके आगे सारी रिकॉर्डिंग अच्छी जाएगी, ठीक है। तो कभी कोई वीडियो अगर 10 मिनट का भी आ गया या 15 मिनट का आ गया तो सबके लिए टेंशन मत लीजिएगा, अच्छी बात है, कम पढ़ने को मिल रहा है, नहीं चलो बाय बाय, हैव फन विथ स्टडीज।